वेलकम ऑल ऑफ यू इन CMS ट्रस्ट एजुकेशन चैनल। बच्चों, यदि आप लोग चाहते हैं कि विद्यालय के द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, तो आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो इस YouTube चैनल पे अपलोड हो आपको प्राप्त हो जाए। और साथ ही मैं आप लोगों को CMS ऐप एजुकेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि यदि किसी का CMS ऐप एजुकेशन ऐप जो है वो इंस्टॉल ना हो या फिर लॉगिन ना हुआ हो, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसमें जो नंबर दिए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप उनसे क्या करिए, संपर्क कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे विलियन, क्लास 12 का ये पहला लेसन है और इसमें अभी तक हम लोगों ने 6 कक्षाएँ ली है, जिनमें हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो राउल्ट का नियम है। अब राउल्ट के नियम को बताने से पहले हम लोग फिर से अपने पिछली कक्षा में चलते हैं, जहाँ पर हमने आपको विलियन के वाष्प दाब के बारे में बताया था और वहाँ हमने एक कारक था उसके बारे में बताया था कि जब कोई अवाष्पशील विलय मिला देंगे किसी विलायक में, तो विलायक का जो क्वथनांक है उस क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ हमने बताया था कि अगर कोई विलायक है और उस विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। यानी अगर मान लेते हैं हम लोग कि हमारा क्या है, पानी है और इस पानी का जो क्वथनांक है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस पर इस पानी का दाब अगर P0 है, 100 डिग्री सेल्सियस पर इस पानी का वाष्प दाब कितना है, P0 है, और इसमें कोई भी विलय जो अवाष्पशील है, जैसे हम लोग नमक मिला देते हैं, नमक मिलाएं तो नमक मिलाने पर इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, PS। क्या हो जाएगा, PS। वाष्प दाब किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन तो बना अब पानी और नमक दोनों मिला लिए तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया, PS हो गया। इन दोनों वाष्प दाब में जो हमारा विलायक है उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बनने वाले वाष्प की मात्रा अधिक थी, वहाँ हमने आप लोगों को बताया था। तो P0 हमेशा ग्रेटर देन होगा PS से। तो अगर ग्रेटर देन है तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वाष्प दाब में अवनमन। और इस पूरे यानी P0 माइनस PS को हम लोग बोल सकते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अगर कोई कह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन को आप एक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो वाष्प दाब में अवनमन, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS, यानी विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। अच्छा, लेकिन अगर कोई पूछता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, तो आपेक्षिक अवनमन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, विलायक के वाष्प दाब से इसको भाग कर देंगे, यानी P0 माइनस PS अपान P0, ये हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा, अभी इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं राउल्ट के नियम पर। तो राउल्ट ने इसी वाष्प दाब के नियम के बारे में बताया। तो एक बार इन्होंने क्या किया कि एक बार इन्होंने द्रव को द्रव में मिलाया, एक विलय लिया, विलय भी द्रव विलायक भी द्रव, दोनों का मिश्रण बनाया और उस अवस्था में क्या किया, इन्होंने उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक विलय लिया जो ठोस अवस्था में था और दूसरा विलायक जो द्रव अवस्था में था। विलय हमारा कैसा रहेगा, अवाष्पशील। तो अवाष्पशील विलय को जब विलायक में मिलाएंगे, द्रव विलायक में मिलाएंगे, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग राउल्ट के उस नियम का अध्ययन करते हैं जिसमें इन्होंने द्रव को मिलाकर क्या बनाया, एक विलयन बनाया। तो अगर हम लोग द्रव को मिलाकर एक विलयन बनाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त जो विलयन होगा उसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में राउल्ट ने अपना एक नियम दिया। इनका जो नियम था, इन्होंने बताया क्या था कि अगर हम ताप को स्थिर कर दें, स्थिर ताप पर 2 या 2 से अधिक द्रवों को मिलाएं, 2 या 2 से अधिक द्रव ले लें और उनको आपस में मिला दें, तो उन द्रवों से प्राप्त जो मिश्रण होगा, उस मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा उस विलयन में उपस्थित द्रवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। अच्छा, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ जो मिश्रण बना हमारा वो मिश्रण कितना है, M है,
और m का जो वाष्प दाब होगा वो कितना हो जाएगा, Pm हो जाएगा, P सफिक्स में m। हम लोग मानते हैं यहाँ पर बहुत सारे द्रव हैं, एक द्रव A है, एक B है, एक C है, एक D है, ठीक है, बहुत सारे द्रव हैं। अगर इन द्रवों को मिलाएंगे तो A का आंशिक वाष्प दाब Pa डैश, B का आंशिक वाष्प दाब Pb डैश, C का आंशिक दाब Pc डैश, ऐसे ही आगे भी, ठीक। तो राउल्ट ने क्या कहा कि दो स्थिर ताप पर दो या दो से अधिक द्रवों को मिलाने पर जो मिश्रण का वाष्प दाब होगा उन अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ Pa डैश, Pb डैश, Pc डैश, ये सब क्या हैं, आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब है। साथ ही इन्होंने बताया कि ये जो आंशिक वाष्प दाब है Pa डैश, यानी जो हमारा अवयव है उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा उस द्रव के शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था से मतलब है जैसे हम लोग नमक और पानी लिए थे तो नमक मिलाने से पहले जो पानी का वाष्प दाब था, मतलब P नॉट, नमक मिलाने से पहले जो पानी का वाष्प दाब था, तो ऐसे ही कोई द्रव A होगा, उसमें उसको इसमें मिलाने से पहले, मिश्रण में मिलाने से पहले उसका वाष्प दाब क्या रहा होगा, P नॉट, और मिलाने के बाद जो विलयन में उसका मोल प्रभाज रहा होगा वो कितना होगा, XA, ठीक। तो Pa का जो आंशिक वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब तथा विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे Pa डैश बराबर है P नॉट XA के, ऐसे ही Pb डैश बराबर हो जाएगा P नॉट XB के, ऐसे ही Pc डैश बराबर हो जाएगा, यानी C का आंशिक दाब बराबर C का वास्तविक वाष्प दाब और C का विलयन में मोल प्रभाज। इन सारी वैल्यू को हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो अब हमारा समीकरण हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम लिख सकते हैं Pm इज इक्वल टू P नॉट XA, P नॉट Pa नॉट, A का आंशिक वाष्प दाब है ना, Pa नॉट XA, Pb नॉट XB प्लस Pc नॉट XC, ऐसे ही आगे भी, ठीक। फिर से हम लोग नियम पे आते हैं अपने, समझते हैं इसको। निश्चित ताप पर दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का जो वाष्प दाब है उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। साथ ही किसी अवयव का, किसी अवयव मतलब जैसे A हो गया हमारा अवयव, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। हम लोग ये भी जान गए कि जो मिश्रण का वाष्प दाब होगा वो उनके आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। साथ ही साथ जो आंशिक वाष्प दाब है, ये सारे जो आंशिक वाष्प दाब हैं ये क्या होंगे, उसके वास्तविक वाष्प दाब तथा विलयन में मोल प्रभाज के बराबर होगा। ये तो राउल्ट का नियम हो गया जब हमारा अवयव कैसे, हमारे अवयव दोनों द्रव हों, कैसे हों, द्रव हों। अब हम लोग बात कर लेते हैं जब एक द्रव हमारा कैसा, एक पदार्थ हमारा ठोस हो और दूसरा कैसा हो, द्रव अवस्था में हो, ठीक। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि राउल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का नियम क्या है, राउल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का नियम क्या है। तब हमें ये नियम नहीं लिख देना है, तब हम लोग इस नियम के बारे में बात करेंगे। इसमें राउल्ट ने कहा गया कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक समीकरण को प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना A एक अवाष्पशील विलय, A एक अवाष्पशील विलय है और B एक विलायक है।
अब इनसे हम लोग क्या बना रहे हैं, एक विलयन बना रहे हैं। तो इससे जो विलयन बनेगा, मिश्रण बनेगा, उस विलयन का जो वाष्प दाब हम लोग PS मान लेते हैं। यहाँ में लिखते हैं कि विलयन का वाष्प दाब, माना विलयन का वाष्प दाब कितना है, वाष्प दाब बराबर PS। विलयन का वाष्प दाब क्या मान लिया हमने, PS मान लिया। तो PS बराबर हो जाएगा हमारा A का आंशिक वाष्प दाब प्लस B का आंशिक वाष्प दाब। A का आंशिक वाष्प दाब प्लस B का आंशिक वाष्प दाब हम लोगों ने पढ़ा ही है अभी कि A का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो A के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा A के मोल प्रभाज B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे B के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। तो जहाँ PA था वहाँ हम लोगों ने लिख दिया PA नॉट XA PB नॉट XB। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे A क्या है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील है मतलब कि वो वाष्पित ही नहीं होगा, और जब वाष्पित ही नहीं होगा, चूँकि A अवाष्पशील विलेय है, अतः जो PA नॉट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। PS बराबर PA नॉट की जगह पे 0 रख दें, 0 इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। तो PS बराबर हो गया PB नॉट इंटू XB। PB नॉट इंटू XB। परंतु हम लोग मोल प्रभाज पहले ही पढ़ चुके हैं। मोल प्रभाज में कहा गया है कि अगर कोई विलयन है उसमें कितने भी अवयव हों तो उन अवयवों के मोल प्रभाजों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो XB बराबर कितना हो जाएगा, XB बराबर 1 माइनस XA। समीकरण 1 बना लें, इसको समीकरण 2 बना लें। दोनों में क्या कर दें, तुलना कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो तुलना करेंगे तो PS बराबर हो जाएगा PB नॉट इंटू, जहाँ पे XB था वहाँ हम लोग पुट कर दें 1 माइनस XA, 1 माइनस XA। अब गुणा कर दें हम लोग इसको, PS बराबर PB नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA। इसको इधर पर छात्र करें, उसको उधर, तो हो जाएगा PB नॉट माइनस PS इंटू PB नॉट इंटू XA। PB नॉट को नीचे भेज देते हैं, PB नॉट माइनस PS अपान PB नॉट इज इक्वल टू XA। तो B क्या है हमारा, विलायक ही है, विलायक का वाष्प दाब। तो हमें समीकरण मिल गया PB नॉट माइनस PS अपान PB नॉट। जहाँ PB नॉट है ये हमारा विलायक का वाष्प दाब है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो PB नॉट है इसको हम लोग लिख सकते हैं P नॉट। तो यही समीकरण हमारा हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इज इक्वल टू XA। क्या प्राप्त हो गया, XA। इसको हम लोग कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये हो गया हमारा विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक, अब हम लोग फिर से आते हैं अपने नियम पे, राउल्ट के वाष्प दाब के नियम पे। जब हम लोगों ने इतना प्रूफ किया, यहाँ से हम लोग चलें, ठीक है। इतना प्रूफ करने के बाद हम लोग जान पाए कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन वह क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो गया। अब हमारा ये जो समीकरण था ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग
अपने दूसरे शब्दों में चलते हैं। दूसरे शब्दों में कहा गया है कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब है विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी समीकरण का सहारा लेंगे। P नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए, यानी विलय का मूल प्रभाज। इसमें हम लोग P नॉट को भाग कर दें तो भाग कर देंगे तो P नॉट अपान पी नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। पक्षांतर कर दें उधर तो P नॉट माइनस एक्स ए यानी ए का मूल प्रभाज। अगर हम लोग ए के मोलों की संख्या को स्मॉल एन मान लें, बी के मोलों की संख्या को कैपिटल एन मान लें, तो एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। समीकरण 1 को पक्षांतर करेंगे उधर तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एन माइनस एन और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा। ठीक, ऐसे तो n माइनस n प्लस कैपिटल N पी एस अपान पी नॉट 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू हो गई n अपान कैपिटल n प्लस n, ये इधर गया तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N माइनस n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n से n कैंसिल हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे, कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट इंटू n प्लस कैपिटल N पी नॉट कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसको हम लोग लिख सकते हैं विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। ठीक, अच्छा, तो जो विलायक का मूल प्रभाज है वो विलायक शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के गुणनफल के क्या है, बराबर है। गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो पी एस बराबर हो गया पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू विलायक का मूल प्रभाज। अगर हम लोग मान लेते हैं ये क्या है कि स्थिरांक है, तो स्थिरांक के हट जाने पे जो इक्वल टू का साइन होता है वो भी क्या हो जाता है, हट जाता है। तो पी एस समानुपाती हो जाएगा विलायक के मूल प्रभाज के। तो यहाँ से हमारा दूसरा जो है नियम निकल गया कि जो विलायक का किसी विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती हो, उसे भी हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब हम लोग राउल्ट के नियम की सहायता से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस नियम यानी इस फार्मूले की सहायता से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस नियम का अगर हम लोग सहारा लेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, तो जो हमारा क्या है गणना है, हमारी जो गणना है वो बहुत यथार्थ नहीं आएगी, बहुत अच्छी नहीं आएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन से नियम का उपयोग करेंगे, कौन से गणितीय रूप का, राउल्ट के गणितीय रूप का न्यूमेरिकल में, तो उस गणितीय रूप के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। हमारा समीकरण तो यही हो गया पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। इसका इन्वर्स कर लेते हैं, तो इन्वर्स करेंगे तो पी नॉट ऊपर चला जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। ठीक, एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। इस 1 को इधर पक्षांतर कर दें, पक्षांतर कर दें तो पी नॉट माइनस पी एस इधर आया तो माइनस हो गया, -1 इज इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। ये इससे गुणा कर देंगे तो पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी अपान पी नॉट माइनस पी, तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पी एस रहेगा, यहाँ पी एस और यहाँ पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। समीकरण मिल गया पी एस अपान पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। ये मिला हमको। अब हम लोग उस समीकरण का भी इन्वर्स याद कर लेते हैं। इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, पी नॉट ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो
पी नॉट माइनस पी एस ऊपर जाएगा अपान पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। तो हम लोग इस समीकरण की सहायता से अपना राउल्ट के नियम का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। या और डिटेल में इसको लिख लें तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट अपान पी एस इज इक्वल टू एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या। तो हम लोग मान लेते हैं एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार और स्मॉल एम क्या है, विलय का अणु भार। ऐसे ही कैपिटल एन बराबर मान लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। तो ये समीकरण हो सकता है स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। तो हमारा समीकरण बन जाएगा जिससे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ पर ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार, स्मॉल एम विलय का अणु भार, कैपिटल डब्ल्यू जो विलायक है हमारा विलायक का अणु भार और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार ग्राम में रखेंगे। ठीक, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल हमारे हैं वो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे जो राउल्ट का नियम है वो क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे। और यदि आप लोगों को इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है या कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं।